बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम के अंदर हमारा लेक्चर 2 है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 1 किया तो उसको कंटिन्यू करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल आउटलेट। डिस्पोजेबल इनकम की हम बात कर रहे थे। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है वो होती है जो पर्सनल इनकम में से जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, अगर वो टैक्स हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। द डिस्पोजेबल इनकम में बी स्पेंड फुल्ली और इंडिविजुअली, और में से जो गरीब लोग होते हैं वो तो अपनी बेचारे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो सेव करें, तो वो सारी की सारी इनकम अपनी स्पेंड कर देते हैं। व्हाट रिमेन आफ्टर द सेविंग इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या आउटले। द डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू द कंजप्शन और सेविंग। कंजप्शन डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जिसको कोई भी इंडिविजुअल फ्री टू डिसाइड होता है, चाहे वो उसको कंज्यूम करे चाहे वो उसको सेव करे, ठीक है। तो वो इनकम जिसको फ्री है कि चाहे वो उसको सेव करे चाहे उसको कंज्यूम करे, वो क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। और डिस्पोजेबल इनकम दो चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर से, एक कंजप्शन, एक क्या चीज़ होती है, कंजप्शन और सेविंग। जो डिस्पोजेबल इनकम होता है उसमें फ्री होता है कि चाहे वो उसको कंज्यूम करे चाहे वो उसको सेव करे। गरीब तो अपनी सारी इनकम कंज्यूम कर लेता है, मगर अमीर जो है वो क्या करता है, उसमें से सेव भी करता है, ठीक है। अच्छा, रियल इनकम क्या होती है? सिंस द नेशनल इनकम डज नॉट रिवील द रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि वो रियल स्टेट मतलब वो जमीन नहीं, कि वो एक्चुअल स्टेट, एक्चुअल उसकी पोजीशन नहीं बताता। द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम हैज बीन यूज, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम यूज होता है टू फाइंड आउट द रियल इनकम ऑफ इकोनॉमी। तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फाइंड आउट रियल इकोनॉमी के। द बेस ईयर इज सेलेक्टेड एंड प्राइस लेवल ऑफ दैट ईयर इज अज्यूम टू बी 100। तो हम क्या करते हैं, रियल इनकम अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, रियल इनकम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम जीडीपी डिफलेटर कहते हैं। तो हम उसको यूज करते हैं कि कोई भी हम 100 ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मनी इनकम को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एक बेस ईयर ले लेते हैं। आपने इंटर में लेस्वेयर पास्कल फिशर पढ़ा होगा, तो वो आप पढ़ेंगे, ये सारे एवरेजेस होते हैं। तो उसको लेकर हम रियल इनकम फॉर्मूले से मालूम करते हैं। और रियल इनकम कैसे आती है, जब नॉमिनल इनकम उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, नॉमिनल इनकम के अंदर आपका इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। अगर आप इन्फ्लेशन को निकाल दें तो आपके पास से रियल आ जाएगी। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, 3 ऑल्टरनेटिव मेथड बहुत कॉमनली यूज होते हैं नेशनल इनकम को मालूम करने के लिए। एक होता है प्रोडक्शन मेथड, इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। देखो सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम अगर मैं बोलूँ तुम्हारे घर की एक इनकम है, तुम्हारे घर की इनकम जो है, तो उस इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर के सारे जो खर्चे अगर उनको ऐड कर लूँ, तुम्हारे घर वाले कितना खर्च करते हैं कितना सेव करते हैं, तो तब भी मेरे पास इनकम आ जाएगी। अगर मैं तुम्हारे घर वालों की टोटल अगर मैं आपके घर वालों की टोटल इनकम कैलकुलेट कर लूँ तब भी मेरे पास इनकम आ जाएगी। या जो भी आपके घर वाले जहाँ जहाँ जाके कोई जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को ले लूँ तो भी मेरे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास ये 3 मेथड होते हैं, हम डिस्कस कर ले। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, इट इज नोन एज इन्वेंट्री और प्रोडक्ट मेथड, इसको हम इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड इकोनॉमी क्लासीफाई इनटू द कन्वीनियंट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर ले लेते हैं, इंडस्ट्री ले लेते हैं, डायरेक्ट सर्विसेज, 3 ही होते हैं। और फॉरेन सेक्टर को ले लें जो ट्रांजेक्शन है, और इंटरनेशनल पेमेंट इज कंसिडर। तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, डायरेक्ट सर्विसेज एंड फॉरेन ट्रांजेक्शन सेक्टर है, उन सबकी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं हम उनको ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज एस्टिमेट, इसके अंदर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को एस्टिमेट करते हैं। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी इनपुट इज डिडक्ट। देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जो किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इंटरमीडिएटरी गुड्स क्या होती हैं, जो किसी चीज को बनाने के इस्तेमाल होती हैं। अगर उनको आप माइनस कर दें फ्रॉम आउटपुट से, तो आपके पास क्या आ जाती है, ऑब्टेन ग्रॉस वैल्यू एडेड। द ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट
ऑफ वैल्यू और माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रॉस वैल्यू एडिड आ जाती है। नेट वैल्यू एडिड कैसे आती है, अगर ग्रॉस वैल्यू एडिड में से यानी कि जो भी वैल्यू आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज की आई है उसके अंदर से आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी, जो हम आगे अपनी गुजरी हुई स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। अच्छा, लिमिटेशन इस मेथड की क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग का। अनक्लियर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, देखो मैंने जैसे आपको बताया कि एक फार्मर ने फ्लोर बनाया आटा, तो उसने आटे की वैल्यू को अगर हम 2 रुपये नेशनल इनकम में ले लें, फिर वो आटे से ब्रेड बनी तो ब्रेड वाले ने पहले 2 रुपये फिर 2 रुपये अपने पास उसने लगाया, उसने बोला 4 रुपये मेरे ऐड कर लो, तो 2 रुपये ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, 4 रुपये तो ये नेशनल इनकम में 6 रुपये आ जाएंगे, जबकि एक्चुअली क्या है 2 रुपये फार्मर ने लगाए, 2 रुपये बेकरी वाले ने लगाए, तो आपको सिर्फ 4 रुपये ही लेने हैं। अगर आप 2 रुपये उसके लेंगे, 4 रुपये इसके लेंगे तो नेशनल इनकम में 6 रुपये होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इसको अवॉइड करना है। हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेनी है। नॉट एप्लीकेबल एट टेरिटोरियली सेक्टर। दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन द आउटपुट कैन बी मेजर इन अ फिजिकल आइटम। देखो फिजिकल आइटम है तो ये मेथड सही है, बट अगर तुम्हारे मुल्क की टेरिटरी के बाहर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जाकर उसको ऐड करना इसके अंदर वैल्यू एडेड के अंदर वो नहीं आएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर आउटपुट को देख रहे होते हैं ना, तो इसके वो ये मेथड उसके लिए सही नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केट प्रोडक्ट आउटकम बाय हॉबी और सेल्फ कंजप्शन, यानी कि बहुत सारे लोग विदाउट एनी मनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने घर में पढ़ा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो उनकी भी सर्विसेज है, अगर वो यही काम कहीं और जाके दे करें तो डेफिनेटली उनको पैसा मिलेगा, बट वो अपने सेल्फ कंजप्शन के जो काम कर रहे हैं उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू में ऐड नहीं हो रहा, तो हमारी इकोनॉमिक्स में एक्चुअल वैल्यू नहीं आती। सेल्फ कंजप्शन आउटपुट प्रोड्यूसर मे बी कंज्यूम अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनल प्रोटोकॉल इनकम, वो जो अपना पर्सनल इनकम का ऐड कर लेता है उसको भी नेशनल इनकम में नहीं करता, तो ये इस मेथड के लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, इनकम मेथड क्या है, द नेट इनकम रिसीव। अच्छा, जितनी इनकम है अगर आप वो ले लें तो आपके पास ये मेथड आ जाता है, इनकम ऐड कर लें। द नेट इनकम रिसीव बाय ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, द टोटल नेट रेंट, नेट वेजेस, नेट इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट को ऐड कर ले तो हमारे पास नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से आ जाती है। इट इज द इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंट्री, और ये वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंट्री से आ जाती है। प्रोसेस, इकोनॉमी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ग्रुप्स सच एज वेजेस, सैलरी, रेंट अर्नर, प्रॉफिट अर्नर। इकोनॉमी को हम डिवाइड कर देते हैं, जो सैलरी लेते हैं, जो रेंट लेते हैं, जो प्रॉफिट लेते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं। इनकम ऑफ ऑल ग्रुप, इनकम ऑफ ऑल ग्रुप ऐड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको भी ऐड कर लेते हैं, जो अब्रॉड से आ रही है उसको भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनकम अर्न बाय द फॉरेनर एंड ट्रांसफर मेड बाय द एयर, और सब्ट्रैक्ट जो भी इनकम बाहर के लोग कमा रहे हैं और अपने मुल्क में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको भी अगर हम ऐड कर लेंगे तो इस प्रोसेस से जितनी भी इनकम ऐड होगी वो सारी की सारी इनकम ऐड होकर हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देंगे तो जीएनपी कैसे आता है, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मिक्स इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट के जो है जो इनडायरेक्ट टैक्स लिए उसने सब्ट्रैक्ट किए उसको भी वापस ऐड कर दें, डेप्रिसिएशन को भी हमने किया था उसको भी वापस ऐड कर दें, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन सबको हम ऐड कर देंगे वापस, क्योंकि ये सब ऐड लेस होकर ही आया था ना, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर से इनको लेस करके नेट ले आएंगे। तो इस मेथड की भी कुछ लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी इनकम, इग्नोर ऑफ नॉन मॉनेटराइज सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये उस जो नॉन मॉनेटराइज सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको ये इग्नोर करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम बट ड्यू टू देयर नॉन मॉनेटरी नेचर दे गो अनरिकॉर्डेड, द फॉर्मर फैमिली वर्किंग इन देयर ओन फील्ड। तो जैसे बहुत सारे फॉर्मर हैं वो अपनी ज़मीन पे खुद काम करते हैं, किसी को नहीं रखते, तो वो अपनी सैलरी भी काउंट नहीं करते, बट वो नेशनल इनकम का पार्ट है, तो इस वजह से हम इनकम मेथड में ये फ्लॉ आ जाता है कि जो लोग सेल्फ कंजप्शन काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज को शामिल नहीं हो पाती है। एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केट सर्विसेज, पीपल अंडरटेक अ पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट आर डिफिकल्ट टू सर्टेन इन अ मनी वैल्यू, मदर सर्विसेज इन अ फैमिली। जो
अदर सर्विसेज फैमिली वगैरह की हैं उसको भी वो एक्सक्लूड करते हैं। जो अगर वो यही बेबी सीटर का काम या कोई आया का काम कहीं और जाके करेगी तो डेफिनेटली उसको पैसे मिलेंगे, मगर अगर वो अपने घर में अपने बच्चों को देख रही है वो भी एक सर्विसेज है, उधर उसको उसके पैसे इतने नहीं मिल रहे। जब उसके उसके इतने पैसे नहीं मिल रहे तो उधर वो सर्विस काउंट नहीं होंगी। ठीक है, एक्सपेंड हमारा थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सोसाइटी पर्टिकुलर इन अ ईयर एडेड टुगेदर टू गेट द नेशनल इनकम। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी लोग खर्चे कर रहे हैं, अगर उन तमाम खर्चों को हम ऐड कर लें, अगर हम उन तमाम खर्चों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है, जो एक्सपेंडिचर मेथड से। यानी कि अगर हम तुम्हारे घर की इनकम मालूम करना चाहते हैं तो तुम्हारे घर वाले जितने भी खर्चे कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले जितने भी खर्चे कर रहे हैं, अगर हम उन खर्चों को ऐड कर ले, अगर हम उन खर्चों को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो क्या क्या है जो खर्चे ऐड करते हैं, पर्सनल कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि वो तमाम खर्चे हैं जो गवर्नमेंट भी कर रही है, हाउस होल्ड भी कर रहे हैं, फर्म्स भी कर रहे हैं। तो अगर हम तमाम लोगों के खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है, हाउस होल्ड कर रही है, फर्म्स कर रही हैं, उनके खर्चों को ऐड कर ले तो हमारे पास नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड आ जाते हैं। तो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, जो हाउस होल्ड हम जैसे लोग रहने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में जितने खर्चे करते हैं वो आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या है, वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम ऐड कर लेते हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गवर्नमेंट भी गुड्स खरीदती है अपने हॉस्पिटल्स के लिए, आर्मी के लिए और लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स बनाती है उनके लिए जो गुड्स एंड खर्चे कर रहे हैं उनको भी ऐड करें। डेफिनेटली वो सारे खर्चे कहाँ हैं, जब इनकम हुई होगी तो खर्चे हो रहे हैं ना। तो जब अगर इनकम हुई है और खर्चे हो रहे हैं तो उससे क्या, उस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। और जो फॉरेन नेट इन्वेस्टमेंट है, वो फॉरेन नेट इन्वेस्टमेंट बाहर मुल्कों में जितनी हमारी फर्म्स ने पैसा लगाया हुआ है, अगर हम उनको भी ऐड कर लें तो वो हमारे नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाएगी। इसकी भी लिमिटेशन क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है कि बहुत सारी चीजें जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक कि हमने आपको आटा दे दिया, आपने हमको चीनी दे दी पुराने जमाने में, और अभी कुछ गाँवों में ऐसा होता है तो उसमें भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, खर्चा ही नहीं होता, तो वहां पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। इसमें भी इग्नोरेंस ऑफ ओन कंजप्शन, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके खुद से इस्तेमाल कर लेता है, फार्मर या कोई टीचर अपने घर में पढ़ा रहा है या कोई लॉयर अपना कोई पर्सनल केस ले रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो इग्नोर कर देता है, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। और ये किससे होता है, इन्फ्लेशन से ये इफेक्टेड होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन आएगा तो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा उसको। अच्छा, एक मेथड है हमारे पास वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग द वैल्यू एडेड ऑफ ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन वी कैलकुलेट अराइव जीडीपी। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड में जो भी वैल्यू एडेड कर रहा है, लाइक फार्मर ने आटा बनाया तो सिर्फ हम आटे की वैल्यू को लेंगे, फिर वो आटा बेकर वाले ने लिया और उससे वो ब्रेड बना रहा है तो उस आटे की कॉस्ट नहीं लेंगे, जो ब्रेकर वाला उसके ऊपर जितनी चीनी वीनी और उसको शेप में ब्रेड बनाने की शेप में लाने के लिए पैसे लगा रहा है सिर्फ वो, फिर वो फाइनल किसी और के पास जा रहा है, वो उसको पैक करके आगे बेच रहा है, तो वो जितनी चीजें उसके अंदर ले रहा है बस हम उसको ऐड करेंगे। अगर हम उसको ऐड कर लेंगे तो हर स्टेज पे जो इंक्रीमेंटल पैसे लग रहे हैं डिफरेंट लोगों के, उसको ऐड कर ले तो वो क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड मेथड। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इनपुट ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। वो इनपुट ऑफ आउटपुट जो ईच स्टेज पे डिफरेंट लोग कर रहे हैं उसको हम ले लें तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है। बाय समिंग सच वैल्यू एडेड ऑल इंडस्ट्री इन अ इकोनॉमी जीडीपी कैन बी
फाइंड आउट। और इन सब की जो वैल्यू एडिड हो रही है उनको अगर हम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाती है, जीडीपी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, डिफिकल्टी ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम क्या है, नॉन मॉनेटराइज ट्रांजेक्शन। ये कॉमन डिफिकल्टीज है कि जो ट्रांजेक्शन पैसे की बेसिस पे नहीं होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच भी नो मॉनेटरी पेमेंट, कोई पैसा इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। लाइक सर्विस रेंडेड ऑफ लव, कर्टिसी, काइंडनेस। डिफिकल्टी इंक्लूड द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत सारे लोग अपने घर में पढ़ा देते हैं, डॉक्टर फ्री में अपनी फैमिली को डायग्नोसिस देता है, अपनी सर्विस देता है, तो वो सारी जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो नेशनल इनकम को डिस्टॉर्ट कर देती है, उसकी सही वैल्यू नहीं लाती। ठीक है। अंडर unorganized sector, contribution of unorganized sector are unrecorded, is difficult to identify income those who do not pay tax। जो लोग टैक्स नहीं पे करते तो वो हमारे नेशनल इनकम में भी नहीं आते, हमें नहीं पता होता, हम तो टैक्स की बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होते। तो बहुत सारा ऐसा सेक्टर है जो टैक्स नहीं पे कर रहा, और जब वो टैक्स नहीं पे कर रहा तो डेफिनेटली उसका क्या होता है, वो इस चीज़ों को नहीं करता। ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, द पार्ट टाइम एक्टिविटी गोज अनरिकॉग्नाइज्ड एंड सच इनकम इज नॉट इंक्लूड इन अ नेशनल इनकम। और जो भी चीज़ें हैं पार्ट टाइम की एक्टिविटीज़ है वो भी हम इस नेशनल इनकम में, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करते और उसका कोई सर्टेन अमाउंट इंटर नहीं होता, तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी केस ऑफ कैटेगरी गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। जो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी है जो इंटरमीडिएट भी होती है, वो डबल काउंटिंग में आ जाती है, वो भी हमारे नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं हो पाती। इन एडुकेट डाटा, लैक ऑफ एडुकेसी और रिलायबिलिटी ऑफ हर्डल ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। जो भी इन एडुकेसी है, हर्डल आते हैं, वो सारे हमारे नेशनल इनकम के डाटा को क्या कर देते हैं, वो उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल, क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंस है जो हमें बताती है नेशनल इनकम से क्या क्या फायदे हो जाते हैं। दे प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये आपको बताता है आपका मुल्क कब ग्रो कर रहा है, कब अच्छा नहीं चल रहा, उसकी बेसिस पे आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इंडिकेट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म ऑफ इनकम एंड आउटपुट। नेशनल इनकम इकोनॉमी क्या बताती है, आपका मुल्क ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी आउटपुट बढ़ रही नहीं बढ़ रही, ये आपको नेशनल इनकम की मनी वैल्यू से पता चलता है। नेशनल इनकम स्ट्रेटेजिक हेल्प टू पॉलिसी मेकर टू फ्रेम द पॉलिसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसको बताती है, सब एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को बताती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम को मजीद डिस्कस करें। द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ट्रेंड ऑफ नेशनल इनकम इसेंशियल टू द इकोनॉमिक प्लानिंग। जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी। रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो मेक यूज ऑफ नेशनल इनकम डाटा पर्टेनिंग टू द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ सेविंग एंड कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ये किसको बताती है, इनपुट, कंजप्शन, सेविंग और एम्प्लॉयमेंट को बताती है। कितना इनपुट हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, कंजप्शन कितनी हो रही है, सेविंग कितनी हो रही है, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, क्योंकि लोगों की फैक्टर इनकम से हमें एम्प्लॉयमेंट भी पता चल जाती है। नेशनल इनकम हेल्प टू रिमूव इनइक्वालिटी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है कि हमें पता चलता है किन लोगों के पास कितना पैसा है और कौन से सेक्टर में पैसा कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो इनइक्वालिटीज है उनको रिमूव करने में मदद देती है। अच्छा, मैथमेटिकली मेजरमेंट ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट, ये हमें काम आ जाएगा कि भाई नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैसे आती है, जब हम डेप्रीसिएशन जीएनपी एंड मार्केट प्राइस में से माइनस कर दें डेप्रीसिएशन, तो नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस आ जाती है। और फिर नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर लेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाती है। फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दें तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे तो नेट माइनस कर देंगे, जो बाहर से आ गई तो डोमेस्टिक आ जाती है मार्केट प्राइस पे। और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए। जीडीपी एट मार्केट प्राइस सारा हमने डिस्कस करा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मनी का। ये आपके सिलेबस में भी शामिल है, ये आपके सिलेबस में भी शामिल है, मनी वाला चैप्टर है, सिलेबस में भी शामिल है और इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अच्छा, पैसा क्या होता है, देखो पहले
अगर हम शुरू से बात करें तो दुनिया जब स्टार्ट हुई थी तो कोई ऐसा पेपर मनी नहीं थी, मेटालिक नहीं थी, लोग बार्टर सिस्टम पे बिलीव करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम ये होता था गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपके पास चावल है, दूसरे के पास गंदुम है, आपने उसको चावल दे दी, उसने आपको गंदुम दे दी, तो गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स होती थी, तो ये एक्सचेंज हो जाते थे। ठीक है, जब ये एक्सचेंज हो जाते थे तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे लोग, मगर इसमें डिफिकल्टीज आने लगी, मेरे पास चावल भी है, मेरे पास गंदुम भी है, मुझे चावल की जरूरत ही नहीं है, तो लोग बोलेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम आने लगा, तो लोग दुनिया कन्वर्ट हुई आहिस्ता आहिस्ता, तो वो फिर मनी पे आई है। तो उस ये मनी हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड है। मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज, जनरली एक्सेप्टेड, जिसको लोग एक्सेप्ट कर ले, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब जिसके अगेंस्ट आपको कोई चीज मिल सके, एज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मनी कहलाएगी। मनी इज डिस्क्राइब एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड पेमेंट, गुड्स एंड डिस्चार्ज, अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन। जो लोग, मनी क्या है? मनी सिंपली वो है जिसको लोग एज ए ट्रांजैक्शन, जिसको लोग ऐसे ट्रांजैक्शन इजीली एक्सेप्ट कर ले, जिसको लोग ट्रांजैक्शन इजीली एक्सेप्ट कर ले, वो हमारा क्या है? वो हमारी मनी कहलाती है। ठीक है, जो लोग एज ए ट्रांजेक्शन इजीली मनी, यानी कि पैसा है, उसको कोई मना नहीं करता। अगर पाकिस्तान के रुपीज़ हैं तो आप किसी भी मार्केट में जाके उसके अगेंस्ट कुछ खरीद सकते हैं। जब किसी उसके अगेंस्ट आप कुछ खरीद सकते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मनी कहलाती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मनी इज एनीथिंग दैट इज रेगुलर यूज इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए रेगुलरली यूज हो और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? वो हमारे लिए कहलाता है मनी कहलाता है। ठीक है, पैसा क्या है? जिसको हर बंदा विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं बोलूँ कि यार मुझे आप ये चीज़ दे दें, मैं आपको इसके बदले अपना कोई मोबाइल दे दूँ या टीवी दे दूँ, तो शायद आप इतनी आसानी से नहीं माने, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट अगर आप पैसा देंगे तो हर बंदा इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो मनी कहलाता है। द ओरिजिनेटेड ऑफ मनी क्या है? मनी इज 5 डिफरेंट स्टेजेस है। कमोडिटी मनी है, मेटेलिक है, पेपर मनी है, क्रेडिट मनी है और इलेक्ट्रॉनिक मनी है। ठीक है, ये 5 चीजें को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कमोडिटी मनी है। कमोडिटी मनी एज द वैल्यू ऑफ अपार्ट फ्रॉम यूज ऑफ मनी, अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स सच एज काउ, गोट्स, sheep, rice, grant, etc. are used. However, they are lack of storage capability, durability, transparent, divisibility and homogeneity की वजह से नहीं चला। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था, तो जिसमें गुड्स एज ए मनी इस्तेमाल होती थी। क्या होती थी? गुड्स एज ए मनी इस्तेमाल होती थी। जब गुड्स एज ए मनी इस्तेमाल होती थी तो लोग शेप और गोट के अगेंस्ट अपनी चीज़ों को ट्रांजेक्शन करते थे, मगर उसके अंदर प्रॉब्लम आता था, तो लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी इतनी आसान नहीं थी, डिविजिबिलिटी नहीं थी। तो ये कमोडिटी मनी या बार्टर सिस्टम दुनिया में इतने ज़्यादा लॉन्ग अरसे तक चला, फिर ये चेंज हो गया। मेटेलिक क्या हुआ कि कॉइन्स बनने लगे, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन बनने लगे, और स्टैम्प होती थी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो मुल्क के यानी कि गवर्नमेंट होती थी, वो उस पर स्टैम्प कर देती है। एज अ पास ऑफ टाइम ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ कॉइन बिकम इनकन्वीनियंट एंड डेंजरस। तो वो भी, ये मेटेलिक की जो कॉइन बहुत अरसे तक बनी और चली, एक लंबे अरसे तक ये काम चला, मगर उसके बाद क्या हुआ कि ये टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी दुनिया से खत्म हो गई, को स्टोरेज का प्रॉब्लम आने लगा। तो फिर दुनिया कन्वर्ट हो गई किस पे? पेपर मनी पे। पेपर करेंसी इज मेड बाय पेपर ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इनिशियली पेपर करेंसी कैरिड आउट द प्रोमिस that was converted into a fixed quantity of precious metal and gold silver। लोगों ने नोट प्रिंट करना शुरू किया, मगर उसके बैड पे भी गोल्ड वगैरह को रिजर्व रखा जाता था। दिस प्रॉमिस वाज eliminated in 1914 in England, in 1933 in अमेरिका। और वो सारे जो वो प्रॉमिसरी eliminate हो गए किस पर? 1914 में और 1933 में। फ्लैट मनी इज अ new paper money which is considered legal tender money because the government say it is a money, it is has no backing of gold, silver and government security। और वो फिर एक फ्लैट मनी इस्तेमाल होने लगी, जो कि पेपर मनी थी, वो गवर्नमेंट ने उसको लीगल टेंडर मनी बोला, और ये लोगों को कहा कि आप इसके बेसिस पे फ्रीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और वो इकोनॉमी में बहुत कॉमनली यूज होने लगी। ठीक है, क्रेडिट मनी, बैंक मनी। फिर एक नया दौर आया जब बैंक इंट्रोड्यूस हुआ। बैंक मनी इज द यूज ऑफ चेक एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बैंक ने क्या करा? चेक्स निकाले और चेक इजीली एक्सेप्टेबल होने लगे, और उन्होंने बोला कि भाई यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। चेक हैव मेड इट पॉसिबल एंड ईजियर टू मेक ट्रांजेक्शन एंड लार्ज अमाउंट। और चेक क्या हो गए?
उनकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होने लगी और उसको एज ए मनी एक्सेप्ट कर लिया। लोग कैश को लेके ट्रैवल करने में हिचकिचाने लगे और लोग ईजी से चेक को, लाखों रुपए के चेक एक दूसरे को ईजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दे आर सेव एंड प्रोवाइड रिसिप्ट, और वो बहुत ज़्यादा सेव और उसकी रिसिप्ट ईजिली है। चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर, दे कैन नॉट बी फोर्स इन द पेमेंट ऑफ डेट। वो लीगल टेंडर नहीं है कि हर जगह जाके आप होगा, जैसे पैसे को तो हर शॉपकीपर भी एक्सेप्ट कर लेगा मगर चेक को इतना फ्रीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग स्टेज आ गया, फिर मॉडर्न आ गया। इसके अंदर क्या होगा, फंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिर्फ एक ऑर्डर पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और टेलीफोनिक ट्रांसफर होने लगे। ये भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी का फॉर्म बन गया, और ये अब दुनिया के अंदर जितनी डेवलप कंट्री है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है। दिस फॉर्म ऑफ बैंकिंग हैज रिड्यूस द प्रोसेसिंग कॉस्ट, लीड्स टाइम पेमेंट एंड इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। देयर आर ऑल्सो नॉट कंसीडर द लीगल टेंडर मनी, और ये लीगल टेंडर मनी कंसिडर नहीं होता। अच्छा, फंक्शन ऑफ मनी, अगर हम पैसे के फंक्शन की बात करें तो एक प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी और कॉन्टीजेंट फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि इसको आसानी से किसी चीज़ के अगेंस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसको मनी यूनिट अकाउंट, इसको इजीली मेजर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, और इसको हर बंदा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और इसको स्टोर भी किया जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन फंक्शन ऑफ मनी है। अच्छा, अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्पेशलाइज प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन में, ट्रेड्स में, स्पेशलाइजेशन में। इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम एंड कंजप्शन, इनकम एंड कंजप्शन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मनी एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन, और मनी को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन भी हम इस्तेमाल करते हैं। मनी एज अ टूल ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट, और मनी को एज अ टूल ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट भी हम लोग लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, और इकोनॉमिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी मनी को इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। ठीक है। कॉन्टीजेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में भी बहुत मदद करते हैं। बेसिस क्रेडिट सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस करा है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लिक्विडिटी भी हमको ये बताती है। प्राइमरी फंक्शंस को अगर हम डिस्कस करें, प्राइमरी फंक्शन को हम डिस्कस करें, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज टू पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है आपको, तो आपको एज ए मनी आप उसको पे कर सकते हो। ठीक है। ओवरकम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जो डबल हमारा बार्टर सिस्टम होता था उसके जो प्रॉब्लम थे कि लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो भी इस मनी की वजह से खत्म हो गई। इंट्रोड्यूस द टाइम एफिशिएंसी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता, इजीली पोर्टेबल होता है, आप उसको अपने पास रखकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकरेज डिवीजन ऑफ लेबर, पीपल आर नाउ स्पेशलाइज्ड ड्यू टू इजी पेमेंट सर्विस रेंडेड, और पीपल बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिलैक्स होते हैं ताकि वो इसको यूज़ कर सके। मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, और मनी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब कॉमनली मेजर ऑफ मनी। हर चीज़ को हम पैसे के अंदर मेजर करना बहुत आसान है। यूज टू कंपेयर गुड्स इन द टर्म ऑफ मनी, और हम कितना पैसा किसके अगेंस्ट देंगे, ये अगर हमारे पास एक पुराने ज़माने की तरह अगर एक काव है, एक गाय है, तो हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम उसकी मनी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसको किस तरह से मेजर करेंगे, मुझे इतना पे करना है तो मैं इसको इतनी मनी पे कर दूँ। मगर ये चीज़ यहाँ पर यूनिट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा ईजिली हो गई है। देखिए, मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड ऑफ पेमेंट, ये इसका मतलब क्या है, मनी इज यूजफुल टू परचेजिंग गुड्स एंड क्रेडिट एज अ इजी टू बोरो एंड लैंड, और वो बहुत ज़्यादा ईजी है बोरो करने में, लैंड करने में, तो वो यूज ऑफ मनी उसका। मनी एज अ स्टोर वैल्यू, मनी को की वैल्यू को हम स्टोर भी कर सकते हैं कि आप किसी भी बैंक में उसको रख सकते हैं, तो ये इजीली स्टोर कर सकते हैं। डज नॉट डिटोरियस स्टोर वैल्यू, और उसकी पैसा स्टोर करने से उसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, मनी इज अ पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमी बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल, रिसोर्स। अच्छा, ये क्या क्या करती है, ट्रेड में, प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इन्फ्लुएंस करती है। इनकम और कंजप्शन को हमने डिस्कस कर लिया, और इस पैसे के थ्रू लोन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, फिर उनसे इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मनी इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी में मैनेजमेंट में भी यूज होती है, और इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज
के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, कॉन्टेजन फंक्शन ऑफ मनी क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जितनी भी नेशनल इनकम है उसको हम एज ए मनी कैलकुलेट करते हैं। बेसिक क्रेडिट सिस्टम में भी सारा मनी इस्तेमाल होता है। बैंकिंग सिस्टम में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किसी की मेजर करनी है तो हम देखते हैं कि वो कितना पैसा प्रोड्यूस करता है। तो हर चीज़ की हम प्रोडक्टिविटी, आजकल मटेरियलिस्टिक ज़माना है तो हम पैसे से ही मेजर करते हैं। लिक्विडिटी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ गुड मनी क्या है? अच्छा जी, अभी हम इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ गुड मनी क्या है कि क्वालिटी ऑफ गुड मनी की अगर हम बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पैसे के अंदर होंगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पैसे के अंदर होंगी तो हम उसको बोलेंगे कि क्वालिटी ऑफ गुड मनी है। तो वो क्वालिटी ऑफ गुड मनी के अंदर क्या क्या आता है? द टर्म ऑफ मॉनेटरी सिस्टम रेफर टू द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मनी ऑफ मेकिंग पेमेंट इज रेफर टू द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द आर्ग्यूमेंट कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली होनी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी, लीगैलिटी, लिक्विडिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सारी एक क्वालिटी ऑफ गुड मनी है जो हम बोलेंगे कि अगर ये एक अच्छा मनी है या ये इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम यही अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।